डियर लर्नर्स, मैं किरण पाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी, माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करते हैं 11th क्लास का लेसन वाटर इन द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल किन रूपों में प्रस्तुत होता है? तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन या कंडेंसेशन क्या होता है? तो संघनन क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन क्रिया। तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस। देखिए कि जब पानी वाष्पीकृत होता है, अर्थात गर्म होकर जब वाष्प बन के उड़ता है तो उसे जलवाष्प बोलते हैं। तो वह पानी की गैसीय अवस्था होती है। तो जब यह पानी की बूंदें गैसीय अवस्था में से यदि पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं तो इस क्रिया को हम संघनन क्रिया कहते हैं। तो देखिए, जब वायु 100% संतृप्त हो जाती है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स और वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू वाटर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। अर्थात जब वायुमंडल में जितनी आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति है, यदि वह 100% हो जाती है, या जब जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलना शुरू हो जाते हैं, तो उस स्थिति को हम ड्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज ड्यू पॉइंट। तो ये ड्यू पॉइंट जो है कैसे होता है? देखिए, वायुमंडल के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, साल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओशंस पार्टिकल्स होते हैं, तो इन पर आर्द्रता या नमी इन पर चिपक जाती है, अर्थात ये आर्द्रता ग्रही केंद्र होते हैं। ये पानी की बूंदों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, आर्द्रता ग्रही केंद्र। तो इट इज़ क्लियर दैट कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स पर कंडेंसेशन डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ कूलिंग, कि कूलिंग कितनी ज़्यादा हुई है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता क्या है। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि एक विशेष तापमान पर एक यूनिट एयर में कितने जलवाष्प मौजूद हैं और उसी तापमान पर उसी यूनिट ऑफ एयर में कुल कितने जलवाष्प आ सकते हैं। प्रेजेंट वाटर वेपर और कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, दोनों के अनुपात को यदि हम 100 से गुणा कर दें तो उसको हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में दिखाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि जो संघनन क्रिया है वह किन किन परिस्थितियों में होती हैं, कौन कौन सी जो 4 कंडीशंस हैं जिन परिस्थितियों में संघनन क्रिया होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे यह है हमारा कि जब वायु का तापमान औशांक बिंदु से नीचे गिर जाता है तो परंतु वॉल्यूम सेम रहता है, तो उस परिस्थिति में संघनन क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट है, बिना किसी, यदि वायु में किसी भी प्रकार की हीट नहीं बढ़ती है, हीट न बढ़ने के बावजूद भी यदि वायु का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें वाटर वेपर इंक्रीज हुए हैं। तो इसलिए इस परिस्थिति में संघनन क्रिया होगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जब वायु के तापमान तथा विस्तार दोनों में परिवर्तन के कारण वायु की नमी की धारण, जल वाष्पों को धारण करने की जो क्षमता होती है, मॉइस्चर होल्डिंग
यदि वो कम हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी संघनन क्रिया एग्जिस्ट करती है। हमारे फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन एडिशनल मॉइस्चर इज एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन। यदि वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वायु में और अधिक नमी जुड़ जाती है तो उस स्थिति में भी संघनन क्रिया एग्जिस्ट करती है। तो इसी प्रक्रिया में अब हमारा टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन क्रिया के रूप। तो जो संघनन क्रिया के रूप हैं ओस, फ्रॉस्ट, पाला जिसको बोलते हैं, फॉग जिसको कोहरा बोलते हैं, मिस्ट जिसको धुंध बोलते हैं, क्लाउड्स जिसको बादल, प्रेसिपिटेशन वर्षण। तो ये सभी कंडेंसेशन के रूप हैं, संघनन क्रिया के रूप हैं। अब सबसे पहला इसमें आज हमारा आता है ड्यू फॉर्मेशन या ओस का निर्माण। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है, लेकिन रात के समय दीर्घ तरंगों के रूप में, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण लॉन्ग तरंगों के रूप में, लंबी तरंगों के रूप में धीरे धीरे पृथ्वी के द्वारा ठंडी होने पर छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने के कारण उसके संपर्क में कूलर सरफेस, इस कूलर सरफेस के संपर्क में जो वायु आती है तो उसमें जलवाष्प जितने मौजूद होते हैं वह पानी की छोटी छोटी में बूंदों में बदलना शुरू हो जाते हैं। बाहर जो घास होती है, कोई भी मोटरसाइकिल होती है, कोई स्टोन होता है, पत्तियां होती हैं, तो उनके ऊपर ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें जमी हुई दिखाई देती हैं, सुबह दिखाई देती हैं, जिन्हें हम ओस की बूंदें कहते हैं। तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं। सबसे पहली है लॉन्ग नाइट्स। तो जितनी ज़्यादा लंबी रातें होंगी उतना पार्थिव विकिरण ज़्यादा होगा, कूलिंग, अर्थ सरफेस की कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से उस कूलर सरफेस के टच में एयर जितने ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी उतने ही वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और उसका निर्माण होगा। ऐसे ही क्लियर स्काई, आकाश जितना साफ होगा, जितने बादल कम होंगे, जितनी डस्ट कम होगी, तो उतना ही जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है या जो पार्थिव विकिरण है वह वायुमंडल में कम ट्रैप होगा, उतना स्पेस में जाएगा, उतनी ही पृथ्वी की कूलिंग ज़्यादा होगी रात्रि के समय, और वाटर वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके बाद काम एयर, यदि वायु शांत रहेगी, एक जगह वायु शांत रहने से ये ठंडी सतह के संपर्क में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगी उतने वाटर वेपर ज़्यादा कंडेंस होंगे, वाटर वेपर और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनकर ओस में परिवर्तित हो जाएंगे। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि सापेक्षिक आर्द्रता जितनी ज़्यादा ऊंच होती है ओस उतनी ही ज़्यादा बनती है। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब वायु में एक विशेष तापमान पर प्रेजेंट वाटर वेपर की क्वांटिटी और उस यूनिट ऑफ एयर की उसी टेम्परेचर पर वाटर वेपर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, दोनों के अनुपात को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो यह सापेक्षिक आर्द्रता जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ड्यू फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद है ड्यू पॉइंट शुड बी हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यदि फ्रीजिंग पॉइंट से यदि ऊपर नहीं होगा तो ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वाटर वेपर डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा फ्रीज हो जाएंगे, फ्रोस्ट बन जाएगा, ओस का निर्माण
नहीं होगा। तो इसलिए माय डियर लर्नर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो है इस लेसन के बारे में या और अन्य भी टॉपिक के बारे में, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।